Hi guys, welcome to Course Edge Online Classes. My name is Nitish and we are discussing JNU previous year paper for MC entrance exam. So today we will discuss the JNU 2019 MC entrance exam and in that the particular reasoning and quant part, which is your aptitude part. So let's look at the questions of JNU 2019 entrance exam for particularly reasoning and quant. I'll give you solution as well as the answer key of this paper. Okay? Now your first question of reasoning and quant is question number 11. When a monkey's baby was 30 days old, it started eating banana and ate a banana. ठीक है 30 दिन का जब वो हो गया तब वो उसने एक बनाना खाया. Its appetite grew and each day it ate 3 by 2 times of previous day. How old will it be when it can eat at least 5 banana? कम से कम 5. तो अगर मैं बात करूं तो 30th डे की बात करूं, 30th डे में उसने एक बनाना खाया. इसके मतलब इसके आगे क्या आएगा? 31st डे जो होगा उसका, 31st डे के बाद 1 ही ले लेना. ये मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी जन फेब की. तो उसके नंबर ऑफ डेज कितने हुए वो बात कर रहा हूँ. तो उसने 3/2 टाइम्स और खा लिया, मतलब 3/2 बनानास खा लिए, राइट. उसी तरह 32nd डे की बात करूंगा तो इट विल बी 3/2 स्क्वायर, राइट. तो वो क्योंकि इसका फिर से 3/2 ज्यादा खाया, वो कितना 9/4 बनानास खाए. वो स्टिल दैट इज लेस देन 5. मेरे को देखना है कब ये 5 या 5 से बड़ा होता है. 33rd डे की बात करूं, 33rd डे में क्या होगा? इट विल बी 3/2 raised to power 3 which is 27/4, sorry 27/8 बनाना, राइट. अब ये 27/8 बनाना फिर से मेरे 5 से कम है, लेकिन जब मैं 34th में पहुंचता हूं इट विल बी 3/2 raised to power 4 which is equal to 81/16. अब जब 81/16 आ गया है, वो एक्चुअली है कितनी वैल्यू? 5 आपकी आ जाएगी 5.0625. इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरी 5 से ज्यादा हो रही है. तो किस दिन में एटलीस्ट कम से कम 5 बनाना खा रहा है? 34th डे. ठीक है, तो 34th डे जो है वो इसका आंसर आएगा. इस वजह से मैंने आपको दिखाया है. ठीक है, क्या हो रहा है कि वो 3/2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका स्क्वायर क्यूब 4 ऐसे चलता जा रहा है. तो वो देखा मैंने कब ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी, 5 के इक्वल या 5 से बड़ी होगी. तो वो 34th डे आ रहा है, इसलिए जो मेरा आंसर आएगा 34th, जिसमें एटलीस्ट 5 बनाना खाएगा. नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ योर कंप्यूटर. ओके, स्टिल अभी मैं आपको करवा देता हूँ क्या होता है ये. आपको पता है कि अगर मैं बात करूं यहाँ 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power -1, 2 raised to power -2, राइट. ऐसे होता है. तो 2 raised to power 3 प्लस 2 raised to power 2 प्लस 2 raised to power 1, 2 raised to power 0 के साथ 0 ही मल्टीप्लाई किया, उसको छोड़ दिया. 2 raised to power -1 के साथ 0 ही मल्टीप्लाई किया, उसको क्या लिखना, छोड़ दिया मैंने. और 1 इसको 2 raised to power -2 एक हो, 2 raised to power 2 के साथ एक 1. तो ये मेरी वैल्यू होगी. तो वैल्यू एक्चुअली में क्या है? 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 8 4 12 2 14 14.25, सॉरी 5 14.25 है. तो अगर जब इसको मैं ऐसे वैल्यू में लिखता हूँ तो वो हमेशा डेसिमल वैल्यू होती है. तो इसका डेसिमल वैल्यू का आंसर क्या है? 14.25, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट चलिए. In a gathering of students, the probability of student having tea is 0.5. That of student having coffee is 0.7. That of student having neither tea nor coffee is 0.1. What is the probability of student having both tea and coffee? हम इसको बहुत ही अच्छे वे से वेन डायग्राम से कर सकते हैं. बहुत ही अच्छे वे से वेन डायग्राम से कर सकते हैं. आपको पता है यहाँ पे 0.1, जो कि ना ही मेरा टी पीता है ना ही मेरा कॉफी पीता है. नंबर ऑफ स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट जो कि ना ही मेरा टी पीता है ना ही कॉफी पीता है, 0.1 बाहर है. मतलब अंदर जितना भी होगा वो 0.9 होगा.
अंदर जितना भी होगा 0.9 होगा। मतलब इसका क्या है कि 0.9 मेरा क्या है, टी यूनियन कॉफी का प्रोबेबिलिटी। टी यूनियन कॉफी का प्रोबेबिलिटी। अब ये यूनियन कैसे होता है? probability of taking tea, probability of taking coffee minus probability of taking tea intersection coffee, जो दोनों पीते, राइट? ये होता है मेरा। इसके बेसिस में मैं निकाल सकता हूँ ये बीच में कितने आएंगे जो दोनों पी रहे हैं, राइट? तो टी का देखूं तो 0.5 है, कॉफी का देखूं तो 0.7 है, और यहाँ पे मेरे को पता करना है ये वैल्यू कितनी है, 0.9। ये वैल्यू कितनी है, 0.9। ये मेरे को पता करनी है कि ये दोनों चीजें कौन करता है। तो अगर मैं ये टी और कॉफी की बात करूं फिर, तो कितना आता है मेरा, 1.2 माइनस 0.9 विच इज इक्वल टू 0.3। तो ये जो है, जो दोनों पीने वाले बंदे, ये 0.3 है। और 0.5 में टी के 0.5 में 0.3 इधर है, तो यहाँ रह गया 0.2। कॉफी के 0.7 में 0.3 इधर है, तो इधर रह गया 0.4। तो ये मेरा टोटल आपका वेन डायग्राम हो गया प्रोबेबिलिटी का ऑफ टेकिंग टी और कॉफी। ओके, और इसका जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग बोथ टी एंड कॉफी, इट इज 0.3। 0.3 जो दोनों कॉफी और टी पी सकते हैं, वो मेरा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखिए, द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, द नेक्स्ट टर्म इन अ सीरीज। देखो, ध्यान से देखो, ये जो सीरीज चल रही है कैसे चल रही है, पी क्यू आर एस टी, एक एक बढ़ रहा है, एल एम एन, बहुत सिंपल है, सॉरी एन यहाँ पे, और ये जो है वो मेरे पहले दो तो है +1 +1 हो रहे। तीसरे की बात करूं, डी सी बी, ये -1 हो रहा है। और ये देखो आर क्यू पी, ये अगेन -1 हो रहा है। तो पहले दो +1 हो रहे हैं, अगले दो -1 पिछली पोजीशन पे जा रहे हैं। पहले दो उसकी अगली पोजीशन पे जा रहे हैं, अगले लेटर पे जा रहे हैं एक पोजीशन आगे की। लास्ट के दो हैं जो एक पोजीशन पीछे के लेटर पे जा रहे हैं। तो इसका मतलब अगर टी के आगे, अगर मैं अगली पोजीशन की बात करूं यू, एन के आगे ओ, ओके, बी से पहले ए, और पी से पहले ओ, तो ये यू ओ ए ओ जो है वो मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पहला ही आपका ऑप्शन जो है वो मेरा सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इफ आर आई एस टी रिटन एज दिस, एम टी ए एल रिटन इन दिस फॉर्म, देन रेल विल बी रिटन। आपको देखने से पता लग रहा है, आपको पता है, यहाँ तो इसके बेसिस पे हो सकता है कि उसकी रैंकिंग लिखी हो पर उसकी रैंकिंग नहीं लिखी। आर की रैंकिंग क्या होती है, राइट 18 को मिलते हैं, यहाँ पे 9, एस शादी 19, टी 20, तो इसके बेसिस पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, राइट, इसके बेसिस पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ बन भी नहीं रहा पैटर्न। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग, मैक्सिमम आपका 80-90% केसेस में इस तरह से जो कोडिंग हो, जैसे नंबर की लेटर्स में या लेटर्स की नंबर में आपकी डायरेक्ट कोडिंग ही होती है। कुछ केसेस में आपके यहाँ पे वो उसके रैंक भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर का जो मेरा कोड है विच इज 7, आई का कोड जो मेरा 6 है, एस का कोड क्या है मेरा 1, और टी का कोड है मेरा 4। इसका देख लेते हैं, एम का कोड मेरा बन रहा है 5, टी का कोड मेरा 4, जो कि मेरा सेम आ गया, राइट, पता चल गया मेरे को डायरेक्ट कोडिंग है। ए 2 और एल का मेरा 3। अगर ये कुछ सेम भी ना हो ना आपके में क्वेश्चन में, दो नंबर दो वैल्यूज सेम ना हो जैसे फर्स्ट और सेकंड में, तो आप ये देखो कि किसी भी कोडिंग किसी भी लेटर का जो कोड है वो सेम तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ सेम चीज हो तो तब वो डायरेक्ट कोडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, तो इसके बेसिस पे रियल की क्या कोडिंग होगी, आर का 7, ए का आपका 2, आई का आपका 6 और एल का आपका 3। 7 2 6 3 जो है वो आपकी कोडिंग होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है उसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if x plus x 3 raised to power x into 3 raised to power y into 3 raised to power z is equal to 81, then find the value of x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये किसी फॉर्मूले का शेप है, कोई फॉर्मूला है ये अलजेब्रा का जो कि इसको ड्राइव करके लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं ये किसका फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला किसका है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल, राइट, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब यहां से देख लेते हैं मेरा क्या निकलता है। अच्छा, 3 रेज टू पावर समथिंग, 3 रेज टू पावर समथिंग, ये हर जगह है। तो अगर पावर की बात करूं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे 3 रेज टू पावर ए 3 रेज टू पावर बी, तो जो पावर है वो ऐड हो जाती है,
राइट। पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 raised to power x plus y plus z विच इज इक्वल टू 81। 81 कहूँ तो 3 raised to power 4 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, पावर मेरी सेम होनी चाहिए अगर बेस सेम है, तो मतलब x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो मेरा 4 के इक्वल है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 4 के इक्वल है तो इसका स्क्वायर जो कि इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है वो किसके इक्वल होगा, मेरा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर इट इज 16। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए हम 14 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 14th क्वेश्चन देखो, प्ले इज रिलेटेड टू ग्राउंड। हम ग्राउंड में जाके यूजुअली खेलते हैं। एंड स्विमिंग इज रिलेटेड टू, बोलो क्या होगा, टैंक में जाके स्विमिंग करते हो, पूल में जाके करते हो, ठीक है। स्विमिंग पूल में जाके आप स्विमिंग करते हो तो ये आपका यूजुअली जो होता है, ऐसे तो आप कहोगे कि सर ये पूल की जगह हम नहर में जाके भी कर सकते हैं। अरे खेलने को तो आप अपनी छत की टेरेस पे भी खेल सकते हो। यूजुअली क्या होता है, ग्राउंड में जाके जो ऐसे खेला जाता है, स्विमिंग जो की जाती है यूजुअली पॉन्ड में पूल में की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑड वन आउट। तो आप देखिए, सेंटीमीटर की बात करता हूं। सेंटीमीटर इज टू मेजर अ लेंथ, राइट, लेंथ मेजर करने के लिए। इंच की बात करूं अगेन, वो लेंथ मेजर करने के लिए। यार्ड की बात करूं, 1 यार्ड इज अराउंड आई थिंक 0.92 समथिंग मीटर, राइट। इतना ही कुछ आपके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यार्ड की बात करूं अगेन, वो लेंथ ही मेजर कर रहा है। लेकिन किलोलीटर की बात करूं, ही इज टॉकिंग अबाउट अ कैपेसिटी, वॉल्यूम, आई कैन से इन पर्टिकुलर जो है वो वॉल्यूम की बात करता है। सो यहाँ पे किलोलीटर जो है वो मेरा ऑड वन हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रेक्टेंगुलर वेसल ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर फुल ऑफ वाटर इज एम्प्टी टू अ cylindrical container having a base diameter is 8 सेंटीमीटर। इट्स हाइट विल बी, हाइट पता करना है मेरे को। क्या करूंगा, उसके जो वॉल्यूम है उसको, उसके वॉल्यूम को, रेक्टेंगुलर वेसल के वॉल्यूम को, क्योंकि फुल था वाटर, वही वाटर फुल कर दिया उसने सिलेंडर में, उसके साथ कंपेयर करूंगा। तो जो देखो क्या आएगा मेरा, 2 into 5 into 8, ये जो वॉल्यूम है सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, पाई आर स्क्वायर एच। नाउ इट विल बी 80, दिस इज पाई। एंड जब मैं आर स्क्वायर की बात करूं, डायमीटर 8 है तो रेडियस कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इट इज 4 स्क्वायर इनटू एच। दैट मींस जो मेरी एच की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 80 अपॉन 16 पाई विच इज इक्वल टू 5 बाय पाई। 5 बाय पाई सेंटीमीटर जो है वो इसका हाइट होना चाहिए सिलेंडर का, ठीक है, जिससे कि वाटर जो है वो पूरा का पूरा उसके अंदर आ जाए। तो उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन प्लेस फॉर क्वेश्चन मार्क। देखो फर्स्ट केस में बात करें, बनाना जो है एक फ्रूट है और वो मार्केट में सेल होता है, ठीक है। नोवेल जो है वो एक आउट ऑफ दिस आई कैन से एक बुक है, ठीक है। क्या आइटम है, बुक है, एक आइटम है जो है उसको हम बुक कहते हैं नॉर्मली मार्केट में। तो जो हमारी बुक है वो बुक स्टोर में यूज होती है। तो यहाँ पे मेरा अप्रोप्रिएट आंसर जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ 3 cow graze the grass of a ground in 8 days, ठीक है। एक ग्राउंड है जिसको वो खत्म कर रहे हैं, कितने, 3 काउस, 8 दिनों के अंदर वो जो एक ग्राउंड है उसको ग्रेस कर पा रहे हैं पूरा का पूरा, उसमें घास खत्म कर रहे हैं। वो कह रहा है कि कितने काउस लगेंगे अगर 2 दिन में उसी ग्राउंड का घास खत्म करना हो। तो देखिए जी, ये ग्राउंड वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है, सेम है चीज। तो मेरे पास ये जो वर्क है वो सेम हो रहा है, वर्क सेम हो रहा है, नीचे कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं है। और मेरे को इन्हीं को कंपेयर करना है। तो जो नंबर ऑफ काउज आएंगी मेरे पास वो कितनी आएंगी, 3 into 8 upon 2 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 12 काउज। तो 12 काउज आएंगी जिससे मेरा 2 दिन में ग्रेज हो जाएगा वो ग्राउंड। ऑप्शन नंबर सी जो आएगा वो मेरा सही आंसर आएगा। नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, चलिए ये सीरीज वाला हम बाद में करते हैं। यहाँ देखो, टैक्सी कार नीड्स टू गो फ्रॉम ए टू सिटी बी। A taxi car needs to go from city A to city B, which is 300 kilometer apart.
इट कवर्स वन थर्ड ऑफ द डिस्टेंस विद दैट स्पीड। अच्छा, डिस्टेंस मतलब वन थर्ड क्या हो गया, पहला डिस्टेंस अगर टी1 कहूँ तो 100 मीटर, 100 किलोमीटर हो गया। वन थ्री थ्री 300 किलोमीटर का वन थर्ड हो गया 100 किलोमीटर। वन फिफ्थ ऑफ द रिमेनिंग, वन फिफ्थ ऑफ द रिमेनिंग, रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहा, 200, 200 का वन फिफ्थ क्या होगा, 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर उसने दूसरा जो दूसरे वे से स्पीड में कुछ चेंज किया उस वे से कर रहा है। और जो रेस्ट है, रेस्ट कितना बचा, 300 या 300 में से 140 गया, रेस्ट 160 की। तो इस तरह से उसने अपना जर्नी ब्रेक करके स्पीड कम ज्यादा कर करके उसने किया। यहाँ पे मैं देखूं, यहाँ पे मेरे को स्पीड दी हुई है, स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मेरे को टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ, अगेन स्पीड दी हुई है। अब देखो मेरे को एवरेज निकालनी है। एवरेज का क्या मतलब है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पता होना चाहिए। मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी, एवरेज स्पीड आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दिख गया हो, मेरे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो ध्यान से देखो किस तरह से करूंगा इसको। मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता ही है 300 है। अब इन तीन पर्टिकुलर मेरे ब्रेक्स में जिस तरह से वो चला है, तीन पर्टिकुलर वे से जो चला उसमें कितना कितना टाइम लगा वो मेरे को चाहिए। T2 में तो मेरे को गिवन है कितना है, 2 आवर। अच्छा, इसमें कितना लगेगा, स्पीड मेरी 100 किलोमीटर पर आ रहा है, डिस्टेंस भी 100 है, तो टाइम यहाँ पे कितना लगेगा मेरा, 1 आवर। ठीक है। और अगर यहाँ की बात करूं तो डिस्टेंस मेरा 160 किलोमीटर है, स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है, तो मेरा टाइम कितना लगेगा, 2 आवर। राइट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 160 अपॉन 80, 2 आवर। तो टोटल कितना टाइम लग रहा है, 1 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 5। 300/5 करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा आंसर आएगा। तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स ए बी एंड जेड आर a + b - a, देन जेड विल बी इक्वल टू। देखो एवरेज के फॉर्मूले से ही मैं इसको निकाल लूंगा। आपको पता है a + b + z का जो एवरेज है वो किसके इक्वल है, a + b - ab। बस इसी से हमने z की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना। तो z की वैल्यू जब मैं निकालूंगा क्या आएगा, a + b + z इज इक्वल टू 3a + 3b - 3ab। So z is equal to how much, 2a + 2b - 3ab, which is equal to 2 into a plus b -3 into ab। तो आपका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं हम 60th क्वेश्चन की तरफ। देखो the question says that Mohan walked 5 centimeter towards right, take a left turn and walk 10 centimeter again. He then takes another left turn and walk 15 centimeter. He then takes a final left turn and walk 10 centimeter before stopping. He is from the starting point at the distance of. He is from the starting point at a distance of how many centimeter? तो देखो क्या करते हैं, लेट्स सपोज देखो यहाँ पे मेरे को किसी डायरेक्शन की बात नहीं करनी, तो आप कोई भी डायरेक्शन पर्टिकुलरली एक ले सकते हो, उसके बेसिस पे आप शुरू कर सकते हो। मेरे को स्टार्टिंग से एंड पॉइंट का डिस्टेंस देखना है, दैट्स इट। कहीं पे भी आएगा, किसी तरह से भी आएगा, आप इस साइड से, आप इस साइड से चलना शुरू कर दो, आप इस साइड से चलना शुरू कर दो, उसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट, डिस्टेंस सेम रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी अगर जिस डायरेक्शन पे जाओ, डायरेक्शन पूछा भी। ठीक है। मोहन वॉक्स 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर टू द राइट। अच्छा, मान लो मैं इस तरफ देख रहा हूँ और उसके बाद उसने क्या किया, यहां से उसने 5 सेंटीमीटर राइट टर्न ले लिया। ठीक है। एंड देन लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10, और लेफ्ट टर्न लेके उसने 10 चल पड़ा। ठीक है। And then he again take another left turn, then he again take another left turn and walk 15। और यहाँ पे वो again लेफ्ट टर्न लेके 15 सेंटीमीटर चला, लेफ्ट टर्न लेके 15 सेंटीमीटर चल रहा है। एंड ही देन टेक अ फाइनल लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10। यहाँ से फिर वो लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 10 यहाँ पे है। अब ऊपर नीचे की बात करूं, ये 10 तो कैंसिल हो गया, ये पूरी लाइन पे आ गया। और यहाँ की बात करता हूं तो ये डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये 15 में से मैं ये 5 ये वाला पोर्शन निकाल देता हूँ, ये कितना बचता है, 10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो मेरा आंसर आ रहा है क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए आगे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। योर
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। मिसिंग का नंबर का 25 इज इक्वल टू 10 प्लस 15। Similarly, 36 is equal to 12 plus 24. Am I right? इसी तरह से 49 क्या आ जाएगा? दिस क्वेश्चन मार्क प्लस 42। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ रही है मेरी क्या आ रही है? इट इज 7। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए आगे देखिए। द क्वेश्चन इज, सॉरी, there are 100 students in a class, out of which 70 study mathematics, 80 study English. How many students do both study both mathematics and English? Now, this is the, again I can deal with it with a Venn diagram. Okay, total hundreds. This is a total of 100. Okay, now student have to study anything out of it, either mathematics or English. They are the student because of they are studying something, right? So I assume that there is no student which neither study mathematics nor study English. Okay, now if I say this is a mathematics and this is a English, either you can make it by Venn diagram or your simple set theory formula, which is P of A union B is equal to N of A union B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B. Now number of students, total number of students are 100, and number of students who studying mathematics is 70, number of students who study English is 80, number of students which are studying both English and mathematics that I have to find out. So this value is equal to, this intersection value is equal to how much? 150 minus 100, which is equal to 50. So number of students study both mathematics and English is option number D. Next question, question number 89, which is the most relevant word to the knowledge. The most relevant word to the knowledge. Knowledge is something you gain something with the learning. Okay, either you can gain from book, either you can gain from internet, either you can gain from any school or college or from any teacher or right. So if I say is it relevant to school? No, I can get knowledge from college also, from coaching institute also. So that is not most relevant to it. Book, no, again I can do it from internet also, from any other notes also, not from the book. Teacher, no, I can read it by myself, any book, any news, anything, right? From that you will get a new knowledge. Now learning, yeah, knowledge, I get the knowledge when you learn something. When you learn something either from the school, either from the college, either from the teacher, professor, either from anything else, either from book, either from internet. When you learn something, you get the knowledge. So option number D is the right answer for this 89 question. Next question, question number 91, 91st. A student get a bachelor degree only after passing a written exam paper, written test paper, and submitting assignments. Out of 200 students, for 150 passed all their written papers and 160 submit their assignment. How many students did get their bachelor degree? Now there are two issues are there. If I say this is a Venn diagram, total number of students are 200. Let's say if 160 students are submitting their assignment, out of which if 150 are submitting their written exam, then that means 40 have done nothing, neither written nor submitting assignment. In that case, your A union B, which is A is passing a written test, and this is for the assignment. This will be equal to 150, and the test will be passed by 150, so this become a 0 and this become a 10. This can be an option. Another option can be this, that passing a test and assignments is there, and you have 0 student there which neither passed assignment nor do neither pass test or nor do assignments. Okay,
If there are 0 students there, in that case, this 150 plus 160 plus the intersection of this test and assignment students, this intersection of will be equal to 200. In that case, this intersection value will be how much? This intersection value will be which pass the written test as well as assignments do the assignments will be how much? 310 minus 200, which is equal to 100. So this is the least value that has to be there. So at least 110 student is passed in his bachelor degree according to my given data. It can be 110, it can be uh, highest of highest 150 students also, right? At the highest 150, at the least 110. So my answer will be option number A, at least 110. Next question, hammer to iron पेन इज टू। देखो आयरन स्मिथ जो यूज करता है हैमर यूज करता है अपने वर्क के लिए, और पेन जो है अपने वर्क के लिए कौन यूज करता है राइटर। ठीक है, राइटर की रोजी रोटी उसके खाने पे चलती है और आयरन स्मिथ की उसके हैमर के। मैं ये नहीं कह सकता स्टूडेंट की रोजी रोटी उसके पढ़ने पे चलती है, नहीं। स्टूडेंट लिख भी सकता है, स्टूडेंट रीड भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसका ये काम नहीं है। लेकिन राइटर इज टू हैज टू राइट। ठीक है, राइटर का काम है अपना, राइटर जो भी अब कुछ लिख रहा है, चाहे कुछ भी राइट कर रहा है, कोई नॉवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो उसको पेन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेम वे अगर टीचर की बात करूं, वो उसके लिए पेन नहीं, वो अगर बोर्ड पे पढ़ा रहा है चौक हो सकता है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा है तो मार्कर होगा, कुछ भी हो सकता है, वो इवन पीपीटी से भी करवा सकता है, तो उसके लिए कोई एक चीज नहीं है। लेकिन राइटर के लिए दिस इज दी पेन इज टू राइटर इन द सेम वे एज दी हैमर इज टू द आयरन स्मिथ। ठीक है, find the next term in the series. Find the next term in the series. The series is 6, 5, 24, 25, 114, 144, and the next term that I have to find out. Okay. Now see what is the condition going on here. If you look at this, this is 6 into 4. Okay. Now again, this will be equal to 24 into 6. Okay. Now in this case, this is 5 into 5. Now next one 4 in this way, ये हमारी इस वे से जो हमारी, जैसे देखो यहाँ पे 4 से 6 आ रहा है, आगे 6 से क्या होगा 8 हो सकता है, ऐसे 5 से आगे मेरा क्या होगा 7 से मल्टीप्लाई। अगर 5 से आगे 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा 170। तो 175 के बेसिस पे जो मेरा आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन 2019 जेएनयू के। ओके, तो आपका एक क्वेश्चन बचा था जो कि आपका आई गेस दिस वन। देखो ये क्वेश्चन एज इट इज सेम यहाँ पे जेएनयू के पेपर में आया था, बट यहाँ पे एक मिस्टेक थी। तो यहाँ पे उनको ग्रेस मार्क्स मिलिंग होगी श्योर फॉर श्योर। यहाँ पे 17 की जगह 7 था। जो हमारा ये जो सीरीज बन रही थी वो किस बेसिस पे बन रही थी कि 0 + 1 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि तीन तीन प्लस होने हैं। पहले 3 नंबर अगर मैं ये ले लूं सीधा, इन 3 नंबर को प्लस किया, 0 + 1 + 1 आई गेट 2 हियर। फिर आगे के 3 नंबर को प्लस किया, 1 + 1 + 2 आई गेट 4 हियर। आगे के 3 नंबर को प्लस किया, 1 + 2 + 4 आई गेट 7 हियर। देन आफ्टर इसको आगे के 3 नंबर को ऐड किया, 2 + 4 + 7 आई गेट 30। इसी तरह से अगर इन तीनों को मैं प्लस करता, विच इज 4 + 7 + 13 विच विल गिव मी 24। तो इसका आंसर 24 आ। जेएनयू के हिसाब से आंसर था 24, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक थी, क्या थी, उन्होंने 70 लिख दिया था इंस्टेड ऑफ 7। ठीक है, तो आपका जो आंसर था वो आपका 24 आता है, यहाँ 17 की जगह 7। तो ये आपकी सीरीज बन रही है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम जेएनयू 2019। I'll wish you all the best for your exam and do good in your exam। जो भी हमने करवाया है उससे आपको श्योरली बहुत हेल्प मिली होगी। और उसके बाद कोई भी और डाउट आता है आपको, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो भी हमारे कमेंट बॉक्स है वहां पे लिखिए, वहां पे कुछ क्वेश्चंस है वो डाउट
अगर है तो वो हमसे पूछिए, हम आपको वहां पे क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ओके गाइस, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।